जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जो सीडीपी की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं उसमें से आज नेक्स्ट क्लास है। देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, कह रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। कह रहा है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है, बताओ। देखिए, वाइगोस्की जो हैं वो कहते हैं कि जो ढांचा निर्माण एक तकनीक है। क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण जो है एक तकनीक है, ठीक है, जो कि सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, ठीक है ना। और शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देश और सहायता में समायोजन करता है। इसे ही क्या कहते हैं? ढांचा कहते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ भी कह रहा है ना। क्या कह रहा है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, वो क्या होता है? वही होता है पाड़ या ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अरे, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट होगा। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ठीक है ना। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। यानी कि अगर कोई काम करता है जो खुद से कर ले रहा है, वो एक काम। दूसरा, बच्चा एक वो काम जो कर रहा है जिसमें किसी ने उसकी सहायता की, वो काम। उसके बीच में जो अंतर होता है, ठीक है ना, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है। अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? तो अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आकलन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका बोलते हैं? आकलन विधि का। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा, आकलन विधि। आकलन विधि, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। क्या कह रहा है? सही नहीं है। सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं होगा वो देखते हैं। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है। ठीक। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय में होता है, ठीक है, बहुत सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। सतत मूल्यांकन, सतत यानी रेगुलर मूल्यांकन करने से और व्यापक मूल्यांकन करने से क्या होता है? बच्चे के मानसिक तनाव में कमी होती है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये भी सही बात है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात। शिक्षकों पे बोझ क्यों बढ़ेगा भाई? शिक्षकों पे बोझ क्यों बढ़ेगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल गलत है। तो गलत वाला ही पूछ रहा है, करे जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं है वही पूछ रहा था, तो ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? कर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व अधिगम से संबंधित समस्या है। समस्या पूछ रहा है, शिक्षण व अधिगम से संबंधित समस्या है। शिक्षण और सीखने से संबंधित ना। तो बताइए, सीखने से संबंधित कौन सी समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या या कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता। ये तो कोई शिक्षण और अधिगम से कोई मतलब ही नहीं है। परीक्षा में नकल करना, ये भी कोई मतलब नहीं है। कक्षा में देरी से पहुंचना, ये भी कोई मतलब नहीं। विषय वस्तु को समझने की समस्या, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहा है क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए। एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, बताओ। क्या ध्यान रखना चाहिए? दो चीज़ें दे रहा है, इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। पाठ योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना से विकसित किया जाना, नहीं भाई, ये गलत है।
ये ऊपर वाला सही है। पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। पाठ योजना की जो सामग्री है उस पर क्या होनी, छात्र क्या करें, प्रतिक्रिया करें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, फर्स्ट वाला जो है इसका यही सही है केवल, तो फर्स्ट वाला डी में है केवल सही, केवल 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मर्जी आपकी, क्योंकि कहने से तो आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि फ्यूचर के टीचर्स पे आप लोगों को KVS PRT की सारी जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं बिल्कुल निःशुल्क रूप से फ्री में करवाई जा रही हैं, ठीक है। और प्लस कंटेंट भी दिया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी वीडियो आते रहते हैं आप लोगों के, जैसे इस समय इंग्लिश की वीडियोज आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए उसको, मन हो तो, नहीं तो मर्जी आपकी है, ठीक है। बाकी मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो लोग ये मानते हैं, जिन लोगों के यहाँ ये दिक्कत है कि उनको लगता है कि पैसे उनकी ज़िंदगी में बाधा बन रहे हैं, उनके सपनों में बाधा बन रहे हैं, तो आप घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पैसों की कमी आपकी ज़िंदगी में, मैं आपकी ज़िंदगी की बाधा नहीं बनने दूंगा, पैसों की कमी, ठीक है। आपके सपनों में बाधा नहीं बनने दूंगा। तो आपके सपनों के लिए ये है मेरी तरफ से, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप लोग करते रहिए। मैंने आप लोगों को दिखाया है, मैं रात रात में उठ के वीडियो बनाता हूँ, 1-1 बजे, 2-2 बजे, 12-12 बजे, ठीक है, मेहनत करता हूँ। अभी भी मेरे ख्याल से 12 बज रहा होगा, ये देखो 12 एग्जैक्ट बजा है अभी, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी, ठीक है। मेहनत देखिए, कुछ भी हो, वीडियो जो आपका 15-20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का जो देखते हैं, आपको लगता होगा कि वीडियो बस 30 मिनट का है बस, और क्या किया इसमें मैंने मेहनत, तो इसमें मेहनत बहुत लगी है। क्योंकि जब कोई काम करो तब समझ में आता है कि इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो मुझे नहीं देना होता, कई वीडियोस देने होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है, रात में भी काफ़ी देर तक मैं यही सब करता रहता हूँ। प्लस मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो उनको शाम को उन बच्चों को एकेडमिक वाले जो बच्चे हैं उनको भी कोचिंग देता हूँ, तो उनको भी पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी कुछ समझ लीजिए, इतना शेड्यूल दिक्कत है क्या बताएं। इसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उन सबको दरकिनार करके ये सब कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जो कि आप लोग देख रहे हैं, अभी चैनल न्यू है, इसमें कोई मेरा अभी लाभ नहीं है, अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। तो प्रश्न किससे संबंधित है ये देखना है। कह रहा है, क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है। कह रहे जब लगातार अगर हाथ धो के कुछ काम करें, कुछ खाएं पिएं जो भी करें, तो क्या डायरिया रोग की घटनाएं जो ज़्यादा होती हैं उसमें कमी आती है, बताइए भाई। लागू करना, मूल्यांकन, विश्लेषण या समावेशन या संश्लेषण, बताइए। देखिए ये पूछ रहा है कि ये प्रश्न जो है किससे संबंधित होना चाहिए, है ना। प्रश्न संबंधित है, ये तो पूछ रहा है। कह रहे ये जो प्रश्न हमने पूछा, ये जो पूछा जा रहा है, इसमें क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है। तो ये क्या है, ये किससे संबंधित है, लागू करना है या मूल्यांकन करना है या विश्लेषण करना है या समावेशन संश्लेषण करना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये समावेशन संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा, समावेशन संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। इस विद्यार्थी को इस मद की ज़रूरत है। एक विद्यार्थी उसके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है, बात समझ रहे हैं। यानी कि अगर मान लो जो दो लड़के हैं तो एक सीधा है एक सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ेलू ज़्यादा है, लड़ाई ज़्यादा करता है। और कह रहा है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, लड़ाई झगड़ा करना स्कूल के नियमों के अनुरूप बिल्कुल कहाँ से नहीं होता है। इस विद्यार्थी को इस मद की ज़रूरत है। तो किस मद की ज़रूरत है, इन चारों में से बताना है किस मद की ज़रूरत है। तो बताइए किस मद की ज़रूरत है। उच्चतर प्रणाली की सोच निपुणता, या संज्ञानात्मक क्षेत्र, या मनोविज्ञान प्रेरक क्षेत्र, या भावनात्मक क्षेत्र। तो बिल्कुल सही डी वाला आपका राइट हो जाएगा। भावनात्मक क्षेत्र की ज़रूरत है उसको। किसकी ज़रूरत है, भावनात्मक क्षेत्र की। उसके अंदर भावनाएं क्या है, दिक्कत है, तो उसको भावनात्मक क्षेत्र की भावना नहीं है उसमें अच्छी, तो अच्छी भावना उसमें होनी चाहिए, इसी की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रदर्शन विधि के लाभ हैं। शिक्षा के प्रदर्शन विधि के लाभ हैं, तो ये बताना है। शिक्षा के प्रदर्शन विधि के लाभ हैं, बताओ भाई। कह रहे यह सीखने को प्रोत्साहित करता है और छात्रों के हित को बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक। शिक्षा के प्रदर्शन विधि के लाभ हैं, तो यह सीखने को प्रोत्साहित करता है और छात्रों को हित में बनाए रखने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है यह व्याकुलता को कम करता है और छात्रों के बीच निरंतर ध्यान को बढ़ावा देता है और उपयोगी शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में प्रदर्शन करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना बच्चे के लाभ में। तो दूसरा तीसरा कह रहा है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के संदेह को तब और वहाँ के शिक्षक द्वारा साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे बच्चा कोई प्रदर्शन कर रहा है कुछ भी चीज़ का, ठीक है, तो अगर बच्चा जो भी बताता है अपनी तरफ से, ठीक है, उसमें से जो भी कमियां होती हैं टीचर के द्वारा उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाता है, अच्छे से और बता दिया जाता है, तो बच्चे के लिए वो भी लाभकारी होता है। तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। छनन क्रिया, बच्चों को छनन क्रिया के बारे में, किसके बारे में? छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। तो भैया बताइए सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, या कक्षा चर्चा करना, या बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, या प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। बताओ भाई, बताइए क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी किया करिए। देखिए जो अभी ऊपर इसी से थोड़ा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था एक तरह से। देखिए जब प्रक्रिया का प्रदर्शन होता है, क्या होता है प्रदर्शन, यानी प्रैक्टिकली, जब प्रैक्टिकली होता है कुछ, जब प्रक्रिया का प्रदर्शन होता है तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। क्या होता है? बच्चा ज़्यादा अच्छे से देता है। वही तो पूछ रहा, क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो छनन प्रक्रिया अगर के बारे में हमको बताना, छनन प्रक्रिया अगर हमने उसको करके दिखाया तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रयोग विधि होती है इसमें क्या होता है, बच्चे को इसमें ये विधि करने से बच्चे में जो अधिगम की क्रिया होती है क्या होती है, अधिक अधिक प्रभावी होती है। यही तो ऊपर बताया गया था इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में यही तो था। हाँ यही था, ठीक है ना, प्रदर्शन विधि जो है तो वही चीज़ है। तो इसका भी वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है। तो बताओ, कह रहा वो कौन सी विकलांगता है जो बालक को हस्तलेख यानी लिखने में दिक्कत हो, ठीक है, और सूक्ष्म प्रेरक कौशल जो है उसको प्रभावित करती है। तो बताओ इसको क्या कहते हैं हम लोग? बताओ इसको क्या कहते हैं भाई? लिखने में देखो जब लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो डिस्ग्राफिया मैंने एक दिन बताया था, ये मैंने सीडीपी की जो क्लासेस मैंने करवाई थी 9 क्लासेस, उनमें से अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा देख लो, मैंने बोला है कई बार, उनको कर लीजिए। उनमें से 70% तक तो आपको उन्हीं से कंप्लीट मिल जाएगा। तो उसमें मैंने ये सब डिस्ग्राफिया और ये सब करवा दिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब क्या होता है, जो गणना करने में सॉरी 1 2 3 वाली जो चीज़ें होती है कैलकुलेशन करने में, डिस्कैलकुलिया, ठीक है ना, जो इसमें अक्षमता होती है कैलकुलेशन करने की, उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। जिसमें लिखने के समझाते हैं ग्राफिया, ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, लिखने की जिसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो कक्षा देखो जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, जब वो कक्षा में पढ़ने आते हैं तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस माहौल की आवश्यकता होती है, यही हमको बताना है। तो किस माहौल की आवश्यकता होती है, तो आप देख लेते हैं हम लोग। तो वो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनको उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो को डैश किसको सहायता करता है, डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा। जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो बच्चे जूझ रहे होते हैं उन बच्चों की प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। तो को क्या सहायता करता है ये बताना है आपको। तो क्या सहायता करता है, स्व अधिगम मॉडल। क्या कहता है, स्व अधिगम मॉडल। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन सा पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। कठिनाई का द्योतक नहीं है, कह रहा अधिगमकर्ताओं में पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। बताओ, पढ़ने में अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, या स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई है। देखो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिल रही हैं। अब लेकिन समझना पड़ेगा कि युवा अधिगमकर्ताओं में, क्वेश्चन समझिए, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, पूछ रहा है। क्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। ठीक, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो अक्षर व शब्द का अभिज्ञान कठिनाई तो पढ़ने में द्योतक होता है, मतलब कठिनाई का द्योतक होता है। पठन गति का प्रवाह में कठिनाई, ये भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, देखिए शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये यानी कि ये जो पूछा गया कुल मिला के वो स्पेलिंग निरंतर में, स्पेलिंग भी अगर दिक्कत कर रही है तो इसका मतलब आप पढ़ने में दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, ये पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। अगर आपको शब्द व विचारों में समझने में कठिनाई है तो ये इससे इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्पेलिंग गलत पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, गलत पढ़ेंगे। ठीक है, प्रवाह ठीक नहीं है, पठन गति ठीक नहीं है तो आप गलत पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा तेज पढ़ेंगे तो क्या होगा, गलत ही पढ़ेंगे। अक्षर व शब्द विज्ञान में कठिनाई है, अक्षर को समझने में, शब्दों को समझने में कठिनाई, तब भी आप गलत पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने और लिखने की क्षमता अक्षमता है, पढ़ने और लिखने की। तो पढ़ने और लिखने की क्या, डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने और लिखने दोनों की होती है, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होते हैं, तो समानता क्या होता है, शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होता है डिसग्राफिया। ठीक है, शारीरिक रूप से जो असक्षम बच्चे होते हैं उसमें समानता क्या होता है, समानता का मतलब समझते हो, समानता का मतलब ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे भी कुछ ऐसे शारीरिक रूप से जो असक्षम होंगे जिनमें से और भी डिसकैलकुलिया भी हो सकती है, डिसलेक्सिया भी हो सकता है, डिस्थीमिया भी हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर होता है, समानता का मतलब जो ज़्यादातर होता है वो क्या होता है, डिसग्राफिया, बच्चा लिख नहीं पाता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, भाषा अवबोधन से, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है, चलाघात यानी कि अप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया पठन वैकल्य, या स्पीचसिया, स्पीचसिया मतलब क्या होता है, वाक संबद्ध, यानी कि स्पीच मीन्स समझ रहे हो ना, बोलना, भाषण देना जिसको कहते हैं। तो स्पीचिया मीन्स क्या होता है कि वाक संबंधी यानी बोलने में जिसको दिक्कत होती है। और भाषा घात यानी अफेसिया, तो भाषा अवबोधन ही तो पूछ रहा है, भाषा घात मतलब भाषा में जो दिक्कत आती है ना, तो उसको बोलते हैं भाषा घात यानी अफेसिया, अफेसिया। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं की सही मिलान में प्रस्तुत करता है।
ये बताओ भाई, थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चे खा में मिलान करो। अधिगम आसक्तता, अधिगम आसक्तता मतलब होता है क्या? धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी। ठीक, इसका इससे हो जाएगा। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का मतलब होता है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो इसका भी हो जाएगा। अवधान कमी, अतिशय अति सक्रियता, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ठीक है, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है, अवधान कमी, अति सक्रियता, अति सक्रिय नहीं, जो अति सक्रियता जो ज़्यादा सक्रिय, इसका मतलब तो आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है ना, और जो ए हो जाएगा पहला वाला जो हो जाएगा ये इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही होगा इसमें। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, तो पहला वाला सही है, ए नंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, ये तो प्रतिभाशाली बच्चों की होती है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, ये नहीं होनी चाहिए। आगे लेकर पढ़ लेते हैं। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी होता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, ये भी होता है। तो यही सही है आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है ना, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया निम्न नहीं होती है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसकी मानसिक क्रिया निम्न कहाँ से होगी, उच्च होगी ना, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? फिर कह रहा है बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, तो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण कौन सा नहीं है ये बताना है हमको। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो बिल्कुल सही है, बुद्धिमान बच्चे ऐसा करते हैं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बात सही है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर जो ए है यही सही नहीं है आपका। ठीक है, ये नहीं वाला पूछ रहा था, यही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो देखिए रट्टा मार प्रणाली क्या है, इसको ज़्यादा प्रभाव नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है ना, रटने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारी शिक्षा प्रणाली में तो यही है, रटना यहाँ पे आ गया है लिख के देखो, तो ये इसका यही नहीं होता है प्रभावशाली बुद्धिमान बच्चों में, ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चों की जो लक्षण नहीं है यही पूछ रहा था। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं वाला पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, क्योंकि यही नहीं है। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी चैनल को खोल के उसकी प्लेलिस्ट भी देख लिया करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि विदाउट एनी कॉस्ट आपको बिल्कुल मुफ्त रूप से करवाई जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और प्लेलिस्ट खोल के देख लिया करिए, चैनल भी खोल के देख लिया करिए कभी कभी। ये क्या है, सीडीपी की क्लासेस दी जा चुकी हैं, इंग्लिश की क्लासेस इस समय दी जा रही हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।